नमस्कार, मैं हूं प्रीति विश्वास। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आजकल हमारे बीच एक शब्द बहुतायत में सुना जा रहा है, ईडी। आखिर किस चिड़िया का नाम है ये ईडी, जिसमें बड़े से बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ाने की क्षमता है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ईडी एक ऐसी जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानूनों के तहत कार्य करता है। ईडी द्वारा किए गए जांच में आज तक 100% अपराधियों को सजा मिली है। ईडी क्या है? मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। संजय कुमार मिश्रा, आईआरएस निदेशक एवं सीमांचल दास, आईआरएस विशेष निदेशक के कार्यपालन में मातृ संस्था वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग। ईडी, जिसका पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय, अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। यह एक सरकारी एजेंसी है। यह भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्यवाही करने और आर्थिक कानूनों को लागू कराने का काम करती है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 फेरा 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973, जो कि एक नियामक कानून था, उसे निरसित कर दिया गया और 1 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून का शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1/7/2005 से पीएमएलए को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। एक वक्त था जब देश में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे चर्चित जांच एजेंसियों में हुआ करती थी। सीबीआई ने कई बड़े मामलों को सुलझाया, लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कामकाज का दायरा। सीबीआई की शक्तियां जहां आपराधिक मामलों तक ही सीमित रहीं, वहीं ईडी के कामकाज का दायरा काफी बढ़ गया। अगर किसी आपराधिक मामले का भी कोई भी वित्तीय एंगल निकलता है तो ईडी उस जांच में शामिल हो जाती है। कैसे बनी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? ईडी अस्तित्व में आई साल 1956 में। तब यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में एक एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी। साल 1957 में इसका नाम हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। शुरुआत में यह सिर्फ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का उल्लंघन करने वाले मामलों की छानबीन करती थी। उस वक्त इसकी सिर्फ 2 शाखाएं थी, एक बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, और दूसरी कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अब हालांकि ईडी की शाखाएं 29 जोन में फैल चुकी हैं। साल 1960 में ईडी का प्रशासनिक अधिकार राजस्व विभाग को दे दिया गया। आइए समझते हैं कि ईडी काम कैसे करती है और इसके अधिकार क्या हैं। ईडी किसी भी बड़े मामले का वित्तीय एंगल निकालने पर उसकी जांच में शरीक हो जाती है, लेकिन यह खासतौर पर 3 कानूनों के दायरों में काम करती है। ये कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे फेमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसे पीएमएलए से नाम से जाना जाता है, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसे एफईओए के नाम से जाना जाता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है, कोई जालसाजी करके पैसे बनाने या बचाने की कोशिश करता है, तो ईडी फेमा के तहत उसकी नकेल कसी जाती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, यह अधिनियम 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच तथा निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, फर्म
इकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA, इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह पीएमएलए के अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा उसके बाद उसका शोधन यानी लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त किया जा सकता है और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया यानी मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। अब बात करते हैं ईडी के कार्य और उद्देश्यों के बारे में। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करवाना, गलत तरीके से कमाया गया धन जिसे किसी तरीके से वैध बनाना हो या उस पर टैक्स छिपाया गया हो उस पर छापेमारी करना। वहीं पीएमएलए कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल की कैद या फिर कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। आर्थिक अपराधी अमूमन जालसाजी कर मुजरिमों के पनाहगार माने जाने वाले देशों में भाग जाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ईडी को FEOA के रूप में एक कारगर हथियार दिया गया है। इसके तहत जांच एजेंसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्तियों को जब्त कर सकती है और उनकी भी कुर्की करवा सकती है। उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस SCN 31 मई 2002 तक जारी किए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31 मई 2002 तक न्यायालय में दायर किया गया था। आइए अब जाने कि ईडी के कामकाज का तरीका क्या है या कहा जाए आखिर किन कानूनों के तहत काम करती है ईडी। अगर सीबीआई की बात करें तो वह अमूमन केंद्र सरकार या फिर अदालत का आदेश मिलने पर किसी खास मामले की छानबीन करती है। राज्य से जुड़े मामलों की जांच के लिए उसे संबंधित सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस उसकी जानकारी ईडी को ही देती है। फिर ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वह जांच शुरू कर सकती है। ईडी के छापेमारी अधिकार और अधिकारों को अगर देखिए तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड और आपराधिक मामलों में जांच का अधिकार ईडी, सीबीआई और आईटी को होता है। वैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं या किसी को भी समन भेजने, मुकदमा चलाने के लिए सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ईडी बिना अनुमति के छापा मार सकती है और संपत्ति भी जब्त कर सकती है। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना, अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। काले धन को वैध बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और इसका विस्तार सरल से लेकर जटिल आधुनिकतम तकनीकों के रूप में हो सकता है। आइए बढ़ते हैं पद्धतियों की ओर कि किस तरीके से ईडी काम करती है। काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया अक्सर 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, कुछ माध्यमों से वित्तीय प्रणाली में नकदी को डाला जाता है यानी प्लेसमेंट। दूसरे चरण में अवैध स्रोत के छलावरण के क्रम में जटिल वित्तीय लेन देनों को निष्पादित करना यानी लेयरिंग।
और अंतिम चरण है अवैध राशियों के लेन देनों से उत्पन्न धन को प्राप्त करना अपरिहार्य बना देता, यानी इंटीग्रेशन। उल्लेखनीय मामलों की अगर बात करें तो यह लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें से कुछ के बारे में आइए हम बात करते हैं। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से $7 बिलियन की अवैध रूसी पूंजी की लॉन्ड्रिंग की गई और वैध बनाया गया। नाउरू 1990 के दशक के उत्तरार्ध में गैर विनियमित नाउरू अपतटीय शेल बैंकों के माध्यम से $70 बिलियन की रूसी अवैध पूंजी की लॉन्ड्रिंग की गई और वैध बनाया गया। तीसरा है सनी अबाचा, नाइजीरिया के राष्ट्रपति द्वारा ब्रिटेन, लक्समबर्ग, जर्सी और स्विट्जरलैंड में बैंकों के माध्यम से $2 से $5 बिलियन की सरकारी संपत्तियों की लॉन्ड्रिंग की गई थी। अगला है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल आपराधिक आय की एक अज्ञात राशि जिसका अनुमान अरबों में लगाया गया था, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी का धन भी शामिल था। 1980 के दशक के मध्य के दौरान इसकी लॉन्ड्रिंग की गई थी। ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसी कारण बताएगी या नहीं, यह उसकी मर्जी पर निर्भर है। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने बयान दिया गया तो वह अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल होती है। फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। एक शब्द है स्ट्रक्चरिंग, इसे अक्सर स्मर्फिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके द्वारा नकदी को छोटी छोटी जमा राशियों में बांट दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग काले धन को वैध बनाने जाने के संदेह को मात देने और काले धन को वैध बनाने के खिलाफ सूचना की आवश्यकताओं से बचने के लिए किया जाता है। इसका एक उपघटक है नकदी की छोटी छोटी राशियों का प्रयोग धारक के लेख पत्रों जैसे कि मनी ऑर्डर को खरीदने में करना और उसके बाद अंततः उन्हें फिर से छोटी छोटी राशियों में जमा करना। कई अधिकार क्षेत्रों में काले धन को वैध बनाने के मुकदमों के लिए सेल्फ लॉन्ड्रर के रूप में भी विशिष्ट विधेयी अपराधों की एक सूची अपनाई जाती है। यदि क्षेत्र के अनुसार कानून की बात करें तो क्या ईडी की कार्यप्रणाली हर क्षेत्र के लिए एक सी होगी या भिन्न? आए इसे भी जानें। अफगानिस्तान के वित्तीय लेन देन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र फिनट्राका की स्थापना एक वित्तीय खुफिया इकाई FIU के रूप में 2004 के उत्तरार्ध में अदालती आदेश से पारित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लॉ के तहत की गई थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अफगानी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों का अनुकूलता प्राप्त करना है। बांग्लादेश में इस मुद्दे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की अधिनियम संख्या 7 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। धारा 2 के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अवैध साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या अधिगृहित की गई संपत्ति एवं अवैध हस्तांतरण रूपांतरण उपरोक्त अधिनियम में कानूनी अथवा गैर कानूनी साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अधिगृहित या अर्जित की गई संपत्ति के स्थान या सहयोग को छिपाना। यूरोपीय संघ EU निर्देश 2005/60/EC जो काले धन को वैध बनाने और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए वित्तीय प्रणाली के इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है। यह बैंकों, रियल एस्टेट एजेंटों और कई अन्य कंपनियों के लिए 15,000 यूरो से अधिक की नकदी के उपयोग की जांच और रिपोर्ट को अनिवार्य कर इस तरह के अपराधों को रोकने की कोशिश करता है। ब्रिटेन में काले धन को वैध बनाने और आतंकवादी वित्त पोषण के कानून का नियंत्रण प्राथमिक विधान के 4 अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। आतंकवाद अधिनियम 2000, आतंकवाद विरोधी अपराध और सुरक्षा अधिनियम 2001, आपराधिक आय अधिनियम 2002, गंभीर संगठित अपराध तथा पुलिस अधिनियम 2005,
काले धन को वैध बनाने वाले प्रमुख अपराधों में अधिकतम 14 साल के कारावास की सजा यहां दी जाती है। ब्यूरो डी चेंज। ब्रिटेन में सभी ब्यूरो डी चेंज महारानी साहिबा के राजस्व और सीमा शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत हैं, जो प्रत्येक स्थान के लिए एक व्यापारिक लाइसेंस जारी करता है। ब्यूरो डी चेंज और धन परिवर्तक जैसे कि ब्रिटेन में वेस्टर्न यूनियन के आउटलेट्स विनियमित क्षेत्र के भीतर आते हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2007 का अनुपालन करना आवश्यक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में काले धन को वैध बनाने को रोकने के दृष्टिकोण को उपयोगिता के अनुसार 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पहला निरोधक उपाय यानी नियामक उपाय और दूसरा आपराधिक उपाय। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम 2002 जुलाई 2005 को प्रभाव में आया था। धारा 12 बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों पर निम्नांकित दायित्व निर्धारित करता है कि निर्देशित किए जाने वाले लेन देनों की प्रकृति और मूल्य का विवरण देने वाले रिकॉर्डों को कायम रखना, चाहे इस तरह के लेन देन में एक एकल लेन देन हो या एकीकृत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लेन देनों की एक श्रृंखला शामिल हो। दूसरा तरीका, जिसमें खंड क में संदर्भित लेन देनों की जानकारी और अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड्स निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना। यह प्रावधान है कि उपरोक्त उद्धलिखित उपखंड में संदर्भित रिकॉर्डों को लेन देन पूरा होने के बाद 10 साल तक बनाए रखा जाना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है, जिससे मनी शोधन और काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। हमें आशा है कि ईडी के बारे में साझा की गई ये जानकारियां आपके काम आएंगी और अगर आप भी इस प्रणाली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद एसएससी सीजीएल एग्जाम या यूपीएससी सीएससी के आवेदन करें और एसएससी सीजीएल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करें। एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करके या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम उत्तीर्ण करके आईआरएस रैंक हासिल करें, ईडी ऑफिसर प्रवर्तन निदेशालय बन सकते हैं। इंडियन न्यूज में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत विषय पर मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।